अब अपन बातें करेंगे द्रव्यमान केंद्र की गति। तो देखो द्रव्यमान केंद्र की जो गति होती है वो गति होती है स्थानांतरित गति, और स्थानांतरित गति में अपन वर्णन करेंगे द्रव्यमान केंद्र के वेग का, द्रव्यमान केंद्र के त्वरण का, द्रव्यमान केंद्र के संवेग का और संवेग संरक्षण का। इन बातों की अपन इसके अंदर चर्चाएं करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन हेडिंग डाल रहे हैं वो है द्रव्यमान केंद्र की गति। अपनी बुक का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान केंद्र की गति, यानी कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये टॉपिक अपनी बुक के अंदर एनसीईआरटी बुक की हेडिंग है, जिसको कि अपन अब पढ़ रहे हैं। तो देखो ध्यान रहे, मैंने अभी भी बताया कि किसी भी पिंड के द्रव्यमान केंद्र की गति सदैव कैसी होती है, स्थानांतरित गति होती है। तो मैं कह सकता हूं किसी भी पिंड के द्रव्यमान केंद्र की गति, किसी भी पिंड के द्रव्यमान केंद्र की गति सदैव स्थानांतरित होती है। किसी भी पिंड के द्रव्यमान केंद्र की गति सदैव स्थानांतरित होती है। किसी भी पिंड के द्रव्यमान केंद्र की गति सदैव कैसी होती है, स्थानांतरित होती है। जिसका वर्णन करने के लिए, यानी कि उस गति को समझने के लिए अपन को द्रव्यमान केंद्र के वेग, त्वरण और संवेग पर विचार करते हैं। स्थानांतरित होती है, जिसको समझने के लिए, जिसको समझने के लिए द्रव्यमान केंद्र के वेग, द्रव्यमान केंद्र के त्वरण वे द्रव्यमान केंद्र के संवेग पर क्या लिखा मैंने, जिसको समझने के लिए द्रव्यमान केंद्र के वेग, द्रव्यमान केंद्र के त्वरण वे द्रव्यमान केंद्र के संवेग पर विचार करते हैं। कि संवेग पर निम्नानुसार विचार करते हैं। देखो भाई, किस तरह से अपन इन पर विचार करते हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, उनको अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो नंबर फर्स्ट, सबसे पहले अपन बात करेंगे द्रव्यमान केंद्र के वेग की। द्रव्यमान केंद्र का वेग, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान केंद्र का वेग। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसे रिप्रेजेंट कर देंगे VCM से। ये लो, देखो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अपन पढ़ चुके हैं, और द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का अगर अपन t के सापेक्ष यानी समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो अपन को द्रव्यमान केंद्र के वेग का मान क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो देखो अपन कैसे कह सकते हैं, चूंकि यहां अपन सारी डेरिवेशन n कणों के लिए करेंगे। देखो चूंकि n कणों के पिंड, चूंकि n कणों के पिंड के द्रव्यमान, पिंड के
द्रव्यमान केंद्र की स्थिति RCM वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस MN RN वेक्टर अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस डैश डैश प्लस MN होती है। चूंकि n कणों के पिंड के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति RCM वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस MN RN वेक्टर अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस डैश डैश प्लस MN होती है। इसलिए द्रव्यमान केंद्र का वेग, तो देखो भाई VCM वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिया जाएगा, D अपॉन में DT RCM वेक्टर। यानी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का अगर T के सापेक्ष अवकलन कर दें तो आपको इसमें द्रव्यमान केंद्र का वेग जो है वो क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए अब अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। VCM वेक्टर इज इक्वल टू D अपॉन में DT, ये लो इस पूरे की वैल्यू को पुट करते हैं आप, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर। सारी डेरिवेशन अपन n कणों के पिंड के लिए ज्ञात करेंगे, डैश डैश प्लस MN RN वेक्टर अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस MN। अब देखिएगा यहां इसके अंदर से M1 प्लस M2 को तो आप बाहर कर दीजिए, यानी कि VCM वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में M1 प्लस M2 डैश डैश प्लस MN D अपॉन में DT। क्या आ रहा है मेरे पास, देखो भाई अब मैं इसे स्टेप को यूं ले सकता हूं, M1 R1 वेक्टर M2 R2 वेक्टर डैश डैश प्लस MN RN वेक्टर। यहां तक कि अपने पास ये इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन के आगे की जो स्टेप्स हैं उनको अपन और सोल्व करते हैं। देखो यहां तक आप इसे एक बार नोट कीजिएगा। देखो VCM वेक्टर इज इक्वल टू, अब मेरे को इसको सोल्व करना है। तो अब देखिएगा मेरे पास स्टेप्स क्या हैं। मेरे पास है 1 अपॉन में M1 प्लस M2 डैश डैश प्लस MN, इसे मैं संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान कह सकता हूं। फिर मेरे पास यह है इस तरह के स्टेप्स। अब इसको मैं किस तरह के फॉर्मेट में लिख सकता हूं वो आप देखिएगा। M1 ये तो आपने बाहर कर ही लिया है, M1 DR1 वेक्टर अपॉन में DT प्लस M2 DR2 वेक्टर अपॉन में DT प्लस डैश डैश प्लस MN DR1 वेक्टर अपॉन में DT। ये अपने पास इक्वेशन आ गई है। अब देखो भाई यहां ये इनके वेग बन जाएंगे। तो देखो चूंकि DR1 वेक्टर अपॉन में DT इज इक्वल टू V1 वेक्टर, DR2 वेक्टर अपॉन में DT इज इक्वल टू V2 वेक्टर एंड DRN वेक्टर अपॉन में DT इज इक्वल टू VN वेक्टर।
इसलिए VCM वेक्टर इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई है, M1 प्लस M2 डैश डैश प्लस Mn। यहां मेरे पास ये जो स्टेप है ये है M1, dr1 अपॉन में dt को क्या लिख दूंगा मैं, V1 वेक्टर, फिर ये M2 V2 वेक्टर डैश डैश प्लस Mn Vn वेक्टर, या मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं। देखो VCM वेक्टर इज इक्वल टू M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर डैश डैश प्लस Mn Vn वेक्टर अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस डैश डैश प्लस Vn। ये मेरे पास द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात करने की समीकरण आ गई है। ये लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें आप चाहे तो। यहां मेरे पास ये द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात करने की इक्वेशन आ गई, VCM वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस Mn Vn वेक्टर अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 प्लस Mn। अब अपन इसमें बात करेंगे नंबर सेकंड। नंबर 1 अपन ने वेग ज्ञात कर लिया है, नंबर सेकंड अपन ज्ञात करेंगे द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण यानी कि ACM वेक्टर। देखिए त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है, ये अपन खूब अच्छे से पढ़ चुके हैं। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है। अगर द्रव्यमान केंद्र का वेग अपन को ज्ञात हो गया है, इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र का त्वरण भी ज्ञात किया जा सकता है। द्रव्यमान केंद्र के वेग का t के सापेक्ष क्या कर दीजिए आप, इसमें अवकलन कर दीजिए। तो देखें चूंकि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है, चूंकि वेग में परिवर्तन दर त्वरण होती है, इसलिए द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ACM वेक्टर इज इक्वल टू d VCM वेक्टर अपॉन में dt। अब आपको इसमें क्या करना है, v की वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखिएगा d अपॉन में dt, VCM की वैल्यू कितनी है, M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर डैश डैश प्लस Mn Vn वेक्टर M1 प्लस M2 डैश डैश प्लस Mn। यहां तक कि अपने पास इक्वेशन ही आ गई है। अब देखो भाई अब इसी को अपन आगे फिर सोल्व करते हैं, जिससे कि द्रव्यमान केंद्र के वेग का अपने पास क्या आ जाए फॉर्मूला n कणों वाले पिंड के लिए। भाई देखो ये आपके पास द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ACM इजिकल टू डी VCM अपॉन dt था। VCM की वैल्यू समीकरण 1 से अपन ने यहां इसमें रख दी है, या अपन इसकी स्टेप को यूं कह सकते हैं, देखो ऐसे एक लाइन और आप बढ़ा सकते हो, यहां तक की स्टेप आपने कह दी है। तो आप क्या कह सकते हैं, यूं एक लाइन एक स्टेटमेंट और जोड़ दें, समीकरण 1 से
VCM वेक्टर का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, यानी कि इस समीकरण में इस वैल्यू को अपन क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो देखो त्वरण के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, SCM वेक्टर इज इक्वल टू D अपॉन में dt। यहां अगर मैं इसमें वेलोसिटी की वैल्यू रखता हूं, यानी कि वेग का मान अगर मैं इसके अंदर रखता हूं, तो ये आएगा मेरे पास m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस mn vn वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2 डैश डैश प्लस mn। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को आपको केवल सोल्व करते जाना है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ACM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखिए ये तो आपने बाहर फेंक देना है, m1 प्लस m2 डैश डैश प्लस mn, ये अपन ने इसमें से बाहर कर दिया है। अब मेरे पास जो रिमेनिंग है वो क्या है, d अपॉन में dt, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस mn vn वेक्टर। इस फॉर्मेट में भी अपन इसे लिख सकते हैं। अगर लिख दिया है तो अब आप आगे इसे देखें, SCM वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में m1 प्लस m2 डैश डैश प्लस mn। अब देखो भाई, यहां इस स्टेप को मैं आगे अगर बढ़ाता हूं तो मैं क्या पाऊंगा, देखो वही तरीका, m1 dv1 का वेक्टर अपॉन में dt, भाई n तो कांस्टेंट है, प्लस m2 dv2 वेक्टर अपॉन में dt प्लस डैश डैश प्लस mn dvn वेक्टर अपॉन में dt। यहां तक की इक्वेशन मेरे पास ही आ गई है। अब देखो भाई, यहां अपन अब इस स्टेप को फिर अपन आगे बढ़ा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 अपने पास आ चुकी थी, चूंकि dv1 वेक्टर अपॉन में dt इज इक्वल टू हो गया है a1 वेक्टर, यानी कि पहले कण का त्वरण, यही तो अपन इसे कह सकते हैं। dv2 वेक्टर अपॉन में dt दूसरे कण का त्वरण, dvn वेक्टर अपॉन में dt इज इक्वल टू an वेक्टर, यानी कि nवें कण का त्वरण। तो देखिए, इसलिए ACM वेक्टर यानी कि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये मेरे पास इक्वेशन है m1 m2 डैश डैश प्लस mn। यहां अब मैं इसे लिख रहा हूं m1 d1 v1 अपॉन में dt, ये हो गया है a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डैश डैश प्लस mn an वेक्टर। इस पूरी इक्वेशन को एक साथ आप ऐसे लिख दीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस mn an वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2 डैश डैश प्लस mn। ये मेरे पास द्रव्यमान केंद्र के त्वरण का क्या आ गया है, व्यंजक आ गया है। ये आ गई है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। तो देखो भाई, द्रव्यमान केंद्र का वेग अपन ने ज्ञात कर लिया है, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण भी अपन ने ज्ञात कर लिया है।
ए सी एम वैक्टर इज इक्वल टू M1 A1 वैक्टर प्लस M2 A2 वैक्टर प्लस डैश डैश प्लस MN AN वैक्टर अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 प्लस MN। अब देखो द्रव्यमान केंद्र की यहां बात आ गई। अगर द्रव्यमान केंद्र के ऊपर कोई बाह्य बल लग रहा होता, अगर इस त्वरण की अपन बात करें, अगर द्रव्यमान केंद्र पर कोई बाह्य बल लग रहा होता तो आप इसमें एक कॉन्सेप्ट और देख सकते हैं कि आप जानते हैं F इजिकल टू ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी त्वरण बराबर बल बटे कुल द्रव्यमान। तो इस पॉइंट को अपन इसके अंदर और ऐड कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा के रूप में, या फिर कह सकते हैं अच्छा पॉइंट है जो कि अपने क्वेश्चनों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काम आएगा। यानी कि त्वरण को आप इस रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं और इससे एक रिजल्ट अपने पास आएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण रिजल्ट अपने पास आएगा। और वो रिजल्ट क्या है उसको अपन अब डिस्कस करेंगे। देखो क्या है, देखो भाई यहां अपन आगे अगर इसको डिस्कस करें, यदि तंत्र पर बाह्य बल F वेक्टर लगता है, इससे आगे के पॉइंट को मैं लिख रहा हूं भाई, यदि तंत्र पर बाह्य बल F वेक्टर लगता है, यदि तंत्र पर बाह्य बल F वेक्टर लगता है तो तंत्र के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, तो तंत्र के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, यदि तंत्र पर बाह्य बल F वेक्टर लगता है तो तंत्र के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निम्न प्रकार होगा, का त्वरण निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। देखो भाई कैसे अपन उसे ज्ञात कर सकते हैं वो देखिएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM वेक्टर इज इक्वल टू तंत्र पर लगने वाला कुल बल F वेक्टर बाह्य अपॉन में तंत्र का कुल द्रव्यमान, यानी कि सिग्मा m, यही हुआ। अब देखो भाई तंत्र पर लगने वाला कुल बाह्य बल F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस Fn वेक्टर अपॉन में कुल द्रव्यमान M1 प्लस M2 डैश डैश प्लस Mn। यहां एक इक्वेशन और मेरे पास आ गई है और ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरे पास 3rd, यानी कि त्वरण के लिए एक फॉर्मूला और ये आ गया। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और निकाल सकते हैं अपन, यदि बाह्य बल का मान 0 हो तो इस तरह से कह दिया जाए, यदि बाह्य बल का मान 0 हो तो या यूं कह सकते हैं बाह्य बल क्या हो, अनुपस्थित हो। अगर बाह्य बल अनुपस्थित है तो भैया त्वरण का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि F इजिकल टू ma से। तो देखो मैं यही बात कह रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 तो ये आ गई थी, इक्वेशन नंबर 3rd भी आ गई। अगर इस तरह से हो, यदि बाह्य बल का मान 0 हो तो, अगर बाह्य बल अगर ये F 0 है तो भैया त्वरण A की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हो तो ACM वेक्टर यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि बल ही तो त्वरण उत्पन्न करता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब dVCM वेक्टर अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या है, 0, यानी वेग में परिवर्तन की दर 0 और किसी राशि में परिवर्तन की दर 0 है, इसका मतलब वो राशि क्या है, कांस्टेंट, यानी कि VCM वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक बहुत ही अच्छा निष्कर्ष आ गया, यानी बाह्य बल की अनुपस्थिति में पिंड का जो है
यो कह सकते हैं बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र क्या रहता है, स्थिर रहता है। या यो कह दो कि नियत वेग से क्या रहता है, गतिशील रहता है। या तो वो स्थिर रहता है अथवा अपन क्या कह सकते हैं, नियत वेग से क्या रहता है, गतिशील रहता है। एक काफी महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ गया। तो देखो अतः स्पष्ट है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में अतः स्पष्ट है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र स्थित रहता है। अतः स्पष्ट है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र क्या रहता है, स्थिर रहता है, अथवा नियत वेग से गतिशील रहता है। अथवा नियत वेग से गतिशील रहता है। यहां अपन ने द्रव्यमान केंद्र के त्वरण की बातें अपन ने कंप्लीट कर ली है। यहां रिजल्ट भी अपन ने देख लिया है कि बाह्य बल के अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहता है अथवा नियत वेग से गतिशील रहता है। अब अपन बात करेंगे नंबर तीसरे पॉइंट की। पहला पॉइंट अपन ने बात की है द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र की गति के अंतर्गत। दूसरी अपन ने बात की है द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। और तीसरी अपन बात करेंगे द्रव्यमान केंद्र का संवेग व संवेग संरक्षण, यानी कि नंबर थर्ड पॉइंट के अंदर द्रव्यमान केंद्र का संवेग और संवेग संरक्षण। मैंने देखो इसमें त्वरण को दोनों ही कॉन्सेप्ट से बता दिया है। अपन ने त्वरण वेग में परिवर्तन दर से भी ज्ञात कर लिया और त्वरण वेग बटा द्रव्यमान से भी अपन ने निकाल लिया है।